वेलकम टू माय चैनल। अब मैंने को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। सभी लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं और ब्लॉग पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करेंगे तो वहां पर जो भी आपके सॉल्यूशन होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, उसका जो है सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो आप लोग जो लोग नहीं टेलीग्राम पर चैनल पर ज्वाइन किए वो वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। ठीक है, मैं आप लोगों से सबसे पहले अपील करूंगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो में आपको हम एमटीएस के बारे में एक एक चीज बताने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीज मतलब पूरा जो आपको कंफ्यूजन है, जो भी आपके मन में कुछ चीजें चल रही है, उसको लेकर क्लियर वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई कंफ्यूजन आपके पास नहीं रह पाएगा। एक एक चीज इस वीडियो में बताएंगे। एमटीएस क्या है, एमटीएस पोस्ट क्या होता है, क्या काम है, सैलरी क्या है, वर्किंग आवर क्या है, ड्यूटी क्या है, वर्कलोड क्या है, प्रमोशन क्या है, हर एक चीज बताएंगे इस वीडियो में। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए, लाइक्स बहुत कम होते हैं। अगर आप लाइक्स करेंगे देन वीडियो की रीच बनेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा। तो इतना काम तो मेरे लिए कर सकते हैं अगर मैं आप लोगों के लिए शुरू से इतना से जुड़ के रह रहा हूं तो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है बहुत लोगों के बीच में, एमटीएस क्या है, एमटीएस क्या है, एमटीएस क्या है। एमटीएस क्या है इसके बारे में तो आपको पता है। इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है। हिंदी में कहीं कहीं पढ़ लेंगे बहु कर्मचारी वृंद, ऐसा करके कुछ एक हिंदी टर्म भी है इसका। लेकिन एमटीएस है क्या, उसके बारे में आपको हम जो इसकी आरआर है, जो रिक्रूटमेंट रूल है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। एक्चुअली 2011 में इस पोस्ट को क्रिएट किया गया था। 2011 में। इससे पहले क्या था, इससे पहले ये पोस्ट ग्रुप डी होती थी। ठीक है, ये पोस्ट प्योरली ग्रुप डी होता था। और उसमें जो भी पुराने जो भी होते हैं उस समय के स्टाफ, माली है, उसके बाद आपका जो भी मतलब जो डाक डिलीवर करने वाला होता है, डिस्पैच करने वाला होता है, कार को राइड करके बाइक को इस ऑफिस से उस, मतलब बहुत तमाम तरह की जो मतलब आपकी पोस्ट सी उसमें था। लेकिन 2011 में इस पोस्ट को मर्ज कर दिया गया और इसको ले आया गया ग्रुप सी में। तो अब इसका जो एक्चुअल कोर कैटेगरी होगा जनरल सेंट्रल सर्विस। ठीक है, ग्रुप सी नॉन गेजेटेड है। ठीक है, आपको पता है गेजेटेड जो होता है शुरू होता है आपका 48 से भी होता है और 54 तो होता ही है। 54 मतलब जो यूपीएससी से जो डायरेक्ट होते हैं वो भी होता है। लेकिन हमारे एसएससी में ही सीजीएल में एक पोस्ट होता है, आप लोग जानते होंगे, सीजीएल से एक पोस्ट आता है डबल एओ। ठीक है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर करके एक सीजीएल से पोस्ट आती है। ठीक है, तो उसकी वो जो है गजेटेड पोस्ट है। तो ये क्या है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल। और ये इसकी पोस्टिंग जो लगती है वो वेरियस मिनिस्ट्री, हर मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, ऑफिस जो होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहां पर। और यूनियन टेरिटरीज का मतलब जैसे कि पौंडीचेरी हो गया, दिल्ली भी हो गया, दिल्ली भी तो यूनियन टेरिटरी लेकिन बट वहां पर तो मिनिस्ट्री है तो वहां का बात छोड़ देंगे। लेकिन जितने भी यूनिट, चाहे अंडमान हो, पौंडीचेरी हो, या कहीं भी जहां जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेस है, तो वहां वहां पर जो है कि इनकी पोस्टिंग लगाई जाती है। तो ये आपको एक्चुअल डेफिनेशन हम आपको दिया कि एमटीएस क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मतलब लोगों के बीच में जो बना रहता है कि जॉब क्या है, क्या काम करना पड़ता है, क्या होता है, कैसे क्या है, नहीं है। और इसको लेकर आपको हम बताते हैं, लोगों के मन में इतना सारा भ्रम फैला है कि जिसका जवाब नहीं है। तो इसको हम एक और तरीके से हम इसको अगर बताना चाहेंगे तो जॉब प्रोफाइल को लेकर जो आम जो धारणा बन गई है, या जो है कि ये एक प्रॉपर डिपार्टमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कि डिपार्टमेंट में वहां की नीड्स क्या है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का नीड्स एक नहीं होता है। अगर इनकम टैक्स की नीड्स कुछ और है तो हेल्थ डिपार्टमेंट का नीड कुछ और होगा, डेफिनेटली अलग होगा। उसी तरह अगर मिनिस्ट्री में जाइए वहां की बात कुछ और होगी। वहीं आप
यूपीएससी के दफ्तर में जाएंगे वहां कुछ और होगा, एसएससी के ऑफिस में जाइएगा वहां कुछ और होगा। तो सब जगह की नीड अलग होती है। तो कुछ लोग कमेंट करने आते हैं अरे ये तो ये वर्क है ये वर्क। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि हर ऑफिस की नीड्स अलग अलग होती है, लेकिन एक जनरल जो चीज है, जो बहुत सारे लोगों के द्वारा जो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं या जिनसे बात होती है, उनका सिंपल यही कहना है कि ऑफिशियल वर्क है जिसमें कि आपको मतलब फोटो स्टेट ले लेना है, डॉक्यूमेंट्स जितने होते हैं उसको आपको प्रॉपर रखना है, जिस सीनियर्स के ऊपर या जिस सीनियर्स के अंदर आप काम करते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को कहाँ रखना है, समेट के रखना है, फोटो कॉपी लेना है, जेरॉक्स लेना है। उसके बाद जो है कि रूम वगैरह को आपको जो है कि ओपन करना है, क्लोज करना है, ये सारा चीज होता है। उसके बाद और भी जो काम होते हैं उसमें जैसे कि डाक डिलीवरी करना है, जैसे कि आपको डिस्पैच होता है, जैसे कहीं लेटर जाना है तो कहाँ जाना है उसको लिखना है, आपको डायरी में मेंटेन करना है, ठीक है, उसको डिस्पैच कहते हैं। उस तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है किसी किसी ऑफिस में कि अगर वहां पर उस तरह का लोग नहीं है, जैसे कि हमको दिल्ली में ही मान के चले कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आपको भेजना है इंद्रपुरी या कहीं दूसरे जगह डाक को अर्जेंट है, ठीक है, अर्जेंट है, एट ए टाइम भेजना है। क्योंकि देखिए दिल्ली में तो पता है मिनिस्ट्रीज होती है तो वहां पर तो भाई बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है। तो क्या किया जाएगा, जो होते हैं लोग उनको दे दिया जाएगा कि ठीक है भाई आप इसको लेके वहां पहुंचा के आइए फटाफट। तो फिर वहां से वो लेके उसको वो उसको डिस्पैच राइडर भी एक पोस्ट होता है जो पहले हुआ करता था, सब मिक्स है, तो वो काम वो भी कर देते हैं। तो सभी तरह के काम हैं, एक काम नहीं है। बहुत से ऑफिस में इनकम टैक्स, मेरे बहुत दोस्त है जिनको टैक्स असिस्टेंट का काम दे दिया गया, क्यों? क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। स्टाफ नहीं है तो क्या करेगा भाई? आज के डेट में कोई मैट्रिक करके थोड़े एमटीएस बन रहा है, एसएससी कंप्लीट करके एमटीएस बन रहा है। एक से एक सभी लोग वही एमटीएस बनने वाले कल सीएचएसएल निकाल लेते हैं, कल सीजीएल भी निकाल लेते हैं। तो जो बेरोजगारी है जिसके कारण लोगों को लगता है कि भाई जॉब क्या है जॉब, तो हर जगह सबकी पोस्टिंग अलग है। किसी को पूरा वर्क दे दिया ऑफिशियल वर्क करने के लिए, टेबल दे दिया, सिस्टम दे दिया, चलो भाई काम करो। तो इस तरह से जो है कि जॉब प्रोफाइल और ये जॉब का ये नेचर है, आपको इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि हर ऑफिसेस की नीड्स अलग होती है और हर जगह की मतलब जो पूरा व्यवस्था होता है उसका अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से आपको शायद इसको समझने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। और नेक्स्ट जिसकी बात करेंगे वो है सैलरीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबके नजर में वही आता है, सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी है। तो सैलरी को लेकर हम दो तीन बातें आपको बताना चाहेंगे। पहले की आप देखते होंगे कि ग्रेड पे आता था 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, 4600, 4800, 5400, 6600, 7600, 8700 और 10,000। 10,000 मतलब सेक्रेटरी लेवल का जो पोस्ट होता है, जो मिनिस्ट्री में बैठते हैं सब सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, मतलब डायरेक्टर पोस्ट, उसके लिए। अब क्या हुआ, सेवंथ सीपीसी आपको पता है 2017 में, सॉरी 2016 में सेवंथ सीपीसी जो है लागू हो गई। उस सेवन सीपीसी में क्या हुआ, मर्जर हो गया। ठीक है, पहले पे होता था ग्रेड पे और पे स्केल होता था। पे स्केल आप लोगों को ध्यान होगा 5200 से 20,200 ऐसा करके आता होगा। तो अब क्या हो गया, वही दोनों मर्ज हो गया, पे स्केल और ग्रेड पे दोनों को मर्ज करके एक लेवल में आ गया है। ठीक है, ये लेवल आ गया है और अब आ गया सेवन सीपीसी में लेवल वन। लेवल वन मतलब 1800, लेवल टू मतलब 1900, लेवल थ्री मतलब 2000, लेवल चार मतलब 2400। इस तरह से आप देखिएगा हर जगह लेवल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेवल वन। और ग्रेड पे नहीं कहिए, मतलब ग्रेड पे से इसको समझना है तो 1800 से 56,900, मतलब आप जैसे ज्वाइन कीजिएगा तो आपका 1800 से ही उसको ये 1800 नहीं हो, क्या हो गया है 18,000। ठीक है, ये हो गया 18,000 हो गया। जैसे कि आप ज्वाइन कीजिएगा तो 18,000 हो गया। फिर उस पर डीए है, आपको पता है प्रेजेंट रेट डीए 17% है। ठीक है, 17% है डीए आपका प्रेजेंट में, याद रखिए इसको, 17% है। और अभी आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोरोना के कारण जो है कि डीए फ्रीज कर दिया, मतलब उसको रोक दिया है। लगभग आपको कोरोना के टाइम ही लगभग मार्च अप्रैल में ही जो जनवरी का डीए था उसको रोक दिया गया। साल में 2 बार डीए बढ़ता है, आप भी इसको ध्यान रखिएगा, एक जनवरी से जून और फिर जुलाई से दिसंबर, 2 टाइम्स आपका डीए बढ़ेगा। और साल में एक बार इंक्रीमेंट होगा जून में, मतलब उसमें क्या होता है, नेक्स्ट जो आपका पे लेवल होगा उसमें वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एक इंक्रीमेंट हो गया, दो और डीए, तो डीए हो गया 17%। और देखिए इसको इसको 3 क्लास में बांटा जाता है कि आपका 3 क्लास कैसे, जैसे महानगर हो गया, मेट्रोपॉलिटन सिटी, वो हो गया एक्स, वो हो गया जेड में, सॉरी एक्स एक्स सिटीज में, तो वहां पर जो है
एचआरए जो है हाउस रेंट अलाउंस वो मिलती है 24%। उसी तरह वाई सिटीज हो गया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया या कैपिटल वगैरह हो गया स्टेट का, जैसे पटना है या फिर मान चले कि भोपाल है, इस तरह से जो भी है, ये आ गया आपका 16%, यानी वाई सिटीज में। और जेड सिटीज मतलब छोटे छोटे शहर हो गए, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो वहां पर जो है कि इसका क्लासिफिकेशन अलग अलग है, तो वहां पर आपको मिलता है 8% का एचआरए मिलता है, 8% का एचआरए। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे मतलब कैलकुलेट करके, तो आपको ऑन एन एवरेज सैलरी जो मिलेगी बड़े बड़े सिटीज में, तो 87 से 28 के मतलब हजार के आसपास स्टार्टिंग, 28-29 हजार तक आपको सैलरी मेट्रोपॉलिटन सिटी मिलेगी। उसी में फिर 2-3 हजार कम का ये, तो आपका जो मतलब वाई सिटीज है वहां होगा। और उसमें सबसे मिनिमम जाइए तो 25-26 हजार के आसपास, 24-25 हजार के आसपास। जब आप क्लास जेड में आते, जैसे कि आप बनारस में पोस्ट होते हैं, जैसे बनारस हो गया, बनारस में तो शायद 16% है, उससे भी नीचे आइए, जैसे कि आप किसी और छोटे बलिया में, रायबरेली में, इस तरह से कहीं पोस्ट हो जाते हैं, तो वहां पर आपको 8% का एचआरए मिलता है। तो यही सब एक्यूमुलेट करके आपकी सैलरी ऑलमोस्ट, मेट्रोपॉलिटन में आप जाइएगा तो 28 से 29 हजार हो जाएगा, और उससे थोड़ा नीचे आइएगा तो मतलब 25-26 हजार, उससे भी थोड़ा नीचे आइएगा तो 24 हजार। और दूसरी नंबर अलाउंस होता है सब डिपार्टमेंट अलग अलग, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको अलाउंस मिलता है अलग से, जैसे कहीं कहीं एचपीसीए मिलता है, हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस 4 हजार, तो वो उसमें फिर एक्स्ट्रा हो गया, टोटल सैलरी में वो एक्स्ट्रा जुड़ता है। तो इस तरह से जो है कि सैलरी का बनावट है जो हर जगह, हर स्टेट में या हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में वो डिफरेंस आएगा, इसीलिए कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि एक्चुअल में उसकी जो है कि सैलरी कितनी होगी। ठीक है, शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं दिया। अगर कैलकुलेशन दूंगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर तो इतना मिलता है, वहां पर तो इतना मिलता है, तो यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया। इसीलिए मैंने आपको जनरली आपको सीधे पे लेवल में कितना क्या क्या ऐड होता है वो मिल गया। टीए मिल जाएगा आपका, टीए भी जो मिलता है ट्रेवलिंग अलाउंस, वो भी आपको हर सिटीज पर मिलता है। मेट्रोपॉलिटन सिटी में रेट अलग है, उसके बाद क्लास वाई सिटीज में अलग है, क्लास जेड में अलग है। तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता है कि ओवरऑल कितनी सेल, लेकिन हाँ मोटे मोटे तौर पर मैं बताऊंगा कि 28-29 हजार तक आपका दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता जैसे जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है आपको वहां मिल जाएगी। उसके बाद आता है ऑफिस ड्यूटी आवर। ऑफिस ड्यूटी आवर आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ऑफिसेस होती हैं वो मंडे टू फ्राइडे वर्क करती है, ऑलमोस्ट 90%, 90%। कुछ एक दो ऑफिस होंगे जो सैटरडे को भी खुले रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हेल्थ डिपार्टमेंट में भी सीजीएचएस एक होता है, सीजीएचएस, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसमें जो है कि संडे को भी वर्क होता है, क्योंकि वो भाई हेल्थ से रिलेटेड है तो वहां तो काम होना है। फिर उसके जो मेन ऑफिसेस होते हैं जहां पर वर्क होता है वहां पर वो बंद रहता है। तो ठीक है, ऑफिस ड्यूटी आवर आपका हो गया, मान के चलिए कि कहीं 10 to 6 होता है, कहीं 9 to 5 होता है, तो मतलब हर ऑफिस के ऊपर अलग अलग है। जैसे कि दिल्ली में जितने भी ऑफिस है सबका जो टाइमिंग है वो 10 से लेकर 6:30 या 6 o'clock, लोग 10 बजे या 10, 10:30 में आएंगे और 5 से 6 बजे तक भी निकल जाते हैं, अपना अपना इच्छा होता है। और आपका मोस्टली वर्किंग टाइम जो है कि सोमवार से शुक्रवार, यानी मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे आप आराम से जिंदगी को जिए, जैसे जीना है, कोई टेंशन नहीं है, एंजॉय कीजिए। यही एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में सबसे बहुत अच्छी बात है, 2 दिन आपको पूरी बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है, चाहे आप कितना भी वर्क करें नहीं करें, उससे कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट है आपकी फैसिलिटीज। फैसिलिटीज क्या है? देखिए फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें हैं। पहले तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपको मिल जाएगा हेल्थ के लिए सीजीएचएस कार्ड होता है, बनता है, सीजीएचएस कार्ड बनता है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक जो है कि घूमने के लिए एलटीसी आता है, एलटीसी, एलटीसी में लीव ट्रेवल कंसेशन होता है। तो क्वार्टर्स में उनको मिल जाएगा जहां पर उनको एचआरए मिलेगा रहने के लिए। जिनको एचआरए मिल जाएगा उनको क्वार्टर्स नहीं दिया जाएगा, और जिनको एचआरए नहीं मिलेगा, मान चलिए जो क्वार्टर्स ले लिए, तो उनका जो है कि बहुत कम जो डिडक्शन होता है, बहुत कम डिडक्शन होता है। तो आपको एचआरए जो होता है उसको नहीं देकर आपको क्वार्टर्स दे दिया जाता है, आप क्वार्टर्स में रहिए, आराम से एंजॉय कीजिए। उसके बाद सीजीएचएस में क्या होता है? सीजीएचएस में होता है कि आपके हेल्थ के लिए सरकार खर्च करती है। जैसे कि आपने जो इनका पूरे ऑल ओवर इंडिया में सीजीएचएस का ऑफिस है, मतलब डिस्पेंसरी कह सकते हैं, वहां पर आप जाइए इलाज कराइए। अगर वो इलाज वहां पॉसिबल नहीं है तो वो रेफर कर देंगे किसी डॉक्टर के पास, तो आप जो है कि रेफर करने के बाद आप वहां पर जाके इलाज उनका अच्छे से करवा सकते हैं, जो बिल होगा, ठीक है। जैसे मैं मुझे यहाँ पर, यहाँ मतलब डिस्पेंसरी में नहीं हुआ, इन्होंने फोर्टिस हॉस्पिटल को लिख दिया, ठीक है, फोर्टिस हॉस्पिटल को लिख दिया,
तो मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लिया और वहां पर जितना बिल आएगा उसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी फिक्स की जाती है, तो उसका लगभग लगभग पैसा आपको मतलब जो है कि बिल बिल आप कीजिएगा, तो वो पेमेंट आपको जो है कि गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिस की तरफ से आपको कर दी जाएगी। तो ये हो गया आपका सीजीएचएस। सेकेंड जो थर्ड थिंग है वो एलटीसी एक होता है। एलटीसी मतलब लीव ट्रेवल कंसेशन। इसमें क्या होता है, इसके बारे में और हम आगे बात करेंगे, तत्काल हम आपको थोड़ा बताते हैं। एलटीसी में क्या होता है कि आपको साल में 4 ईयर का ब्लॉक ईयर होता है, जिसमें कि आपको होम टाउन जाने के लिए 2 साल दिया जाता है। उस होम टाउन में क्या होता है कि आपको जहां भी आप ऑफिस में वर्क करते हैं वहां से आपके घर यानी होम टाउन तक थर्ड एसी में थर्ड एसी में आपको फेयर दिया जाता है। थर्ड एसी में आप जो है कि वहां से वहां ट्रेवल करेंगे और ट्रेवल करने के बाद जो आपकी टिकट है वो सबमिट करेंगे, तो आपका टोटल पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। उसके बाद एक है कि आप ऑल इंडिया में कहीं भी बाय ट्रेन घूम सकते हैं, उसको कहते हैं ऑल इंडिया एलटीसी। उसमें क्या होता है, जहां पर आप वर्क करते हैं जिस हेडक्वार्टर से, वहां से आप इंडिया के किसी भी कोने में जो उसका शॉर्टेस्ट रूट है, कहीं भी आप जाके ट्रेवल कीजिए, घूमिए उमिए, तो भी जो उसका टिकट का रिम्बर्समेंट आपका हो जाएगा। थर्ड उस फोर्थ है कि जो होम टाउन एक होता है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको कन्वर्ट करा के अंडमान चले जाना है, नॉर्थ ईस्ट चले जाना है, जम्मू चले जाना है, 3 प्लेसेस हैं, ऑलमोस्ट तीन तीन ही है। तो वहां जाके क्या होता है, आपको घूमने के लिए दिया जाता है बाय एयर। आपको फ्लाइट की टिकट दी जाती है और यहाँ से आप जो है कि जो शॉर्टेस्ट रूट है वहां पर जाके आप बाय फ्लाइट से अंडमान चले जाइए, पता है आपको अंडमान आइलैंड। और उसके बाद आप जो है कि इधर नॉर्थ ईस्ट में जितना भी है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, जो भी है, वहां चले जाइए बाय फ्लाइट। और आपको जम्मू भी जाने का मौका है, जम्मू भी जाइए। जम्मू में जाने के बाद अपना जहां घूमना है, तो आपको जो फ्लाइट फेयर होगी, सिर्फ फ्लाइट फेयर, वो आपको जो है कि रिम्बर्स कर दिया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाएगा। तो ये हो गया, ये मेन 3-4 फैसिलिटीज है वो। और भी इस पर आगे हम बात कर लेंगे किसी सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में। उसके बाद वर्कलोड की बात करें, वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड ज्यादा नहीं, ठीक है। वर्कलोड आपको, अगर आप ऑफिसर्स की तुलना में देखें तो वर्कलोड एमटीएस में ज्यादा नहीं होता है। छोटा मोटा कुछ कुछ काम है, आपको आराम से करना है और फिर आप रेस्ट में रहिए। हाँ, अगर आपको किसी वर्क में लगा दिया गया, ऑफिशियल वर्क में, तो फिर वहां तो आपको करना है। जैसे इनकम टैक्स में जो लोग होंगे तो उनको तो पता है कि काम कितना होता है, क्योंकि वहां पर जो है कि खासकर जनवरी से मार्च के जो टाइम होता है उसमें तो बहुत वर्क होता है। कुछ एक दोस्त है, उन्होंने उनका कहना है कि काफी वक्त होता है और ऐसा होता है कि सैटरडे संडे को भी बुला लिया जाता है, क्योंकि उसमें सब कुछ क्लोज करना होता है, सभी कुछ जो है कि आपको उस स्तर से देखना होता है। तो इसीलिए जो है कि थोड़ा सा होता है, किसी किसी ऑफिस में थोड़ा वर्कलोड है, बाकी नॉर्मल है, कोई ज्यादा नहीं है। आराम से आप रिलैक्स करने के लिए है, इस जॉब में रिलैक्स करने का है, कोई ज्यादा हेडेक नहीं। यही आप ऊपर जाइएगा, ऑफिसर बनिएगा, फिर आपको काम उम का है समस्या, लेकिन यहाँ पर कोई इशू नहीं है। उसके बाद आते हैं हम लास्ट में प्रमोशन डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। देखिए, प्रमोशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे हर डिपार्टमेंट का, चाहे इनकम टैक्स का हो, होम मिनिस्ट्री का हो, या फिर इनकम टैक्स का हो, सबका जो अलग अलग हम वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहाँ हम एक मोटा मोटी आपको एग्जांपल दे देते हैं कि एक एमटीएस जो है कि अच्छे डिपार्टमेंट में है। और अच्छे डिपार्टमेंट से मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छे डिपार्टमेंट की तुलना अगर करेंगे तो बहुत कम ही ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें प्रमोशन बहुत जबरदस्त है, मतलब बहुत तगड़ा। जैसे इनकम टैक्स हो गया, सीजीए हो गया, आप लोग सुनते होंगे, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, या कैग आप लोग जानते ही है, कैग को हर लोग जानता है। तो जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट होता है, ऑडिटर, उनका उस ऑफिस में होता है। फिर और एक दो ऑफिसेस है जहां पर आपका इनकम टैक्स हो गया। फिर यही कुछ 5-6 ऑफिस है जहां प्रमोशन बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं कि और सब में है, लेकिन यहाँ पर बहुत फास्ट है। कितना फास्ट है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हर डिपार्टमेंट में। तो देखिए, दो तरह से मतलब प्रमोशन हो जाता है। एक होता है कि आप एग्जाम में, डिपार्टमेंट में एग्जाम दे देते हैं, ठीक है, एग्जाम दे के आप एमटीएस से सीधे एलडीसी बन जाइएगा, ठीक है। और उसके बाद सीनियरिटी होता है, जैसे कि ऑटोमेटिक जो है कि जैसे क्राइटेरिया फिल हो गया कि 4 साल में अगर आपने 4 साल का बैरियर लगा दिया कि 4 साल जो रेगुलर सर्विस है जिसका एमटीएस में, वो एलडीसी बनेंगे। तो अगर उन्होंने डिपार्टमेंट एग्जाम क्लियर नहीं भी किया, इन द सेंस, तो उनका जो टाइम पीरियड होता है उसके आधार पर, वो सीनियरिटी के आधार पर वो प्रमोट होते हैं। बेसिकली 2-3 तरह से ही प्रमोशन का वो चैनल है। और कितना कितना जा सकता है, एलडीसी होगा, फिर यूडीसी होगा, यूडीसी के बाद फिर ऑफिस ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन सकता है। तो 1800 से 4200 4600 तक आ जा सकते हैं। और कम से कम हर पीरियड में 10 साल 8 साल का पीरियड रहता है, जिसमें कि आपको नेक्स्ट नेक्स्ट के लिए, प्रमोशन के लिए कॉल किया जाता है, ठीक है।
तो इसके बारे में अलग से हम डिटेल्स में हर डिपार्टमेंट के बारे में आपको प्रमोशन और उसकी जो व्यवस्था है उसके बारे में अलग से बता देंगे। तो ये सारा डिटेल्स वीडियो मैं आपको बता रहा था और ये मुझे लगता है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बहुत सारे वीडियो आप देख रहे होंगे लेकिन जितनी डिटेल्स में मैंने यहाँ ज़िक्र कर दिया एक-एक चीज़ का, तो ये काफ़ी आप लोग के लिए हेल्पफुल होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, खासकर जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे या जिनका सिलेक्शन हो गया या जो आने वाले हैं, जो हर साल जैसे कि वैकेंसी आ रही है, उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है? शेयर भी कर दीजिए सभी लोगों के साथ और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।